सर एक सवाल था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये असल में था क्या? मतलब हम किताबों में तो पढ़ते हैं इसके बारे में, पर मुझे इसे ठीक से समझना है। ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा तुमने। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देख सकते। ये असल में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक एक ऐसा दुखद मोड़ था जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी सोच, उसकी दिशा, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आप कह सकते हैं कि ये वो दिन था जब ब्रिटिश शासन का सबसे क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया और हम भारतीयों का उन पर से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी पूरी तरह से उठ गया। तो इस हत्याकांड की पूरी कहानी और इसके भयावहता को अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 1919 में। उस समय भारत का और ख़ास तौर पे पंजाब का जो माहौल था वो बहुत तनावपूर्ण था, और इसी माहौल में इस पूरी त्रासदी की जड़ें छिपी हुई हैं। तो इस पूरे हत्याकांड की जो जड़ थी, जो इसका सबसे बड़ा कारण बना, वो था ब्रिटिश सरकार का पास किया हुआ एक बहुत ही दमनकारी और विवादास्पद कानून, रालेट एक्ट। सर, ये कानून लोगों के लिए इतना खतरनाक क्यों माना गया? मेरा मतलब है, इसमें ऐसा क्या था कि लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए? बिल्कुल, तुम्हारा सवाल एकदम सही जगह पर है। इस कानून को समझने के लिए ना एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील। बस यही इस कानून का निचोड़ था। असल में हो ये रहा था कि ये कानून किसी भी भारतीय के जो बेसिक अधिकार होते हैं उन्हें छीन रहा था। पुलिस को खुली छूट मिल गई थी कि वो सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी पकड़ सकती है और बिना कोई केस चलाए, बिना कोर्ट में पेश किए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती है। सोचो, मतलब आपकी सुनवाई का कोई अधिकार ही नहीं बचा। बस इसीलिए लोगों ने इसे काला कानून का नाम दिया था। अब इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा तो था, लेकिन इसकी आग सबसे ज्यादा पंजाब में भड़की। और इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मतलब अब शहर का कंट्रोल पुलिस के हाथ से निकलकर सेना के हाथ में आ गया। और इसी तनाव के बीच 10 अप्रैल को अमृतसर के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों नेता उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल थे। तो जाहिर है उनकी गिरफ्तारी से लोगों का गुस्सा और भड़क गया, और इसी के विरोध में लोगों ने एक बड़ी लेकिन शांतिपूर्ण सभा करने का फैसला किया। अच्छा, तो फिर 13 अप्रैल को, जिस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, उस दिन जलियांवाला बाग में आखिर हुआ क्या था? हाँ, तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार है। तो उस दिन आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ कोई मेला देखने तो कोई त्योहार मनाने अमृतसर आए हुए थे। और इन्हीं लोगों में से हजारों लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए। अब उस भीड़ में औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, और सबसे बड़ी बात, वो सब निहत्थे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही मेन रास्ता था उसे बंद कर दिया, और बिना किसी को कोई चेतावनी दिए उसने अपने सैनिकों को उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। और फिर अगले लगभग 10 मिनट तक वहां सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती रही। लगातार बिना रुके गोलियां चलती रहीं। सैनिकों को साफ हुक्म था कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ हो वहां निशाना लगाओ। भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। कहते हैं कि सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। हे भगवान, ये तो सोचकर ही डर लग रहा है। तो सरकारी आंकड़ों में कितने लोगों की मौत बताई गई, और इस पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्या कहा गया? कोई एक्शन लिया गया? इसके बाद का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। पूरा देश सदमे में था, गुस्से में था। लेकिन जब बात आई कि कितने लोग मारे गए, तो ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों और भारतीय नेताओं की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क था। देखो, ब्रिटिश सरकार ने दिखावे के लिए एक जांच कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, जो कि सरासर झूठ था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी खुद की एक जांच समिति बनाई जिसे तहकीकात समिति कहा गया, और इस समिति की जांच के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। हाँ,
और ये समझना भी जरूरी है कि इस हत्याकांड के लिए 2 ब्रिटिश अफसर मुख्य रूप से जिम्मेदार थे और दोनों के नाम में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक था जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये वो अफसर था जो मौके पर मौजूद था और जिसने गोली चलाने का सीधा ऑर्डर दिया था। और दूसरा था सर माइकल ओडवायर। वो उस समय पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब सबसे बड़ा अधिकारी। उसी ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाया था और डायर की इस हरकत का उसने पूरा समर्थन किया था। इस घटना ने, इस बर्बरता ने पूरे भारत को अंदर से हिलाकर रख दिया। देश के बड़े बड़े सम्मानित लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए ब्रिटिश सरकार से मिली उपाधियां और पद लौटा दिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद मेडल वापस कर दिया और शंकरन नायर ने तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ा पद हुआ करता था। तो इसका मतलब इस एक घटना का हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ होगा, है ना? क्या असर पड़ा इसका? बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा। इसने कई युवाओं को क्रांति के रास्ते पे ला खड़ा किया और उन्हीं में से एक थे सरदार उधम सिंह। कहते हैं कि वो इस नरसंहार के चश्मदीद थे और उन्होंने उसी दिन जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हाथ में उठाकर बदला लेने की कसम खाई थी। सोचो, अपनी उस कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने 21 साल इंतजार किया और 1940 में लंदन जाकर उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मार दी, क्योंकि उनकी नज़र में इस हत्याकांड का असली दोषी वही था। बिल्कुल, आखिर में ये घटना हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गई। इसने ब्रिटिश न्याय पर से भारतीयों का भरोसा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखो, इस घटना से पहले तक बहुत से भारतीय नेता ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर धीरे धीरे सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया था कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यही वो घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में अपना पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और ये घटना हमें हमेशा एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जलियांवाला बाग के शहीदों का बलिदान व्यर्थ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके खून ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। ये हमें सिखाता है कि न्याय और आज़ादी के लिए दी गई कोई भी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहती हैं।